हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। पीछे जो मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं सेकंड चैप्टर के सॉल्यूशन के, मेरे हिसाब से वो सारे टॉपिक्स जो है आपने अच्छे से कवर कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमने कई जो पीछे वाले टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस जो है वो भी अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो अगर आपसे क्लियर नहीं होते तो आप कमेंट करेंगे और मैं उनका अलग से वीडियो बनाकर आपको वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करा दूंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका जो टॉपिक है वो है विलेयता। अगर हम बात करें विलेयता के बारे में तो विलेयता किसे कहा जाता है, तो विलेयता का मतलब क्या होता है कि जो आपका विलायक है उस विलायक के अंदर विलेय पदार्थ की घुलनशीलता जो है उसी को अपनी विलेयता कहते हैं। यानी अगर हम इसको बाय डेफिनेशन समझे तो समझना इस चीज को, 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर घुलने वाली विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उस विलेय की विलेयता कहा जाता है। क्लियर बात? यानी टेम्परेचर जो है वो आपको फिक्स कर देना है। फिक्स टेम्परेचर हो, विलायक आपका 100 ग्राम हो, 100 ग्राम विलायक के अंदर फिक्स टेम्परेचर के अंदर विलेय की कितनी मात्रा, ये कितना जो पदार्थ कितना भाग जो है वो विलायक में घुल रहा है वही उसकी विलेयता को बताता है। अब देखो जो आपका विलेयता है इसमें ना आपके 3 टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हो, आपको ध्यान होगा कि जो आपका द्रव्य विलयन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया है चैप्टर के, द्रव्य विलयन, गैसीय विलयन, ठोसीय विलयन। तो द्रव्य विलयन जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जब आपका गैस विलय हो और द्रव आपका विलायक हो, वो विलयन में आपका द्रव्य विलयन होगा। जब आपका द्रव विलय हो और द्रव ही विलायक हो तो वो भी आपका द्रव्य विलयन कहलाएगा। और जब आपका ठोस विलय हो और द्रव विलायक हो तो वो आपका द्रव्य विलयन कहलाएगा। यानी जब हम किसी विलयन की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा विलायक है यानी अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, यहाँ पर अपने द्रव को ही लेके चलेंगे क्योंकि विलयन क्या है हमारे पास? द्रव्य है। क्लियर बात? तो अब देखो जो हमारा ये विलेयता वाला टॉपिक है इसको हम समझेंगे कि भाई जो गैसों की द्रवों में विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठोसों की द्रवों में विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये तो उन कारकों की बात है कि भाई कौन कौन से विलेयता को प्रभावित करते हैं और कौन कौन नहीं करते। लेकिन ये जो आपके 3 आपके विलय आप देख रहे हो द्रव्य विलयन के अंदर, इनके लिए 3 नियम जो है आप पढ़ने वाले हो। 1 बाय 1 करके मैं सारे आपको नियम पढ़ाऊंगी तो कंफ्यूज नहीं होना। बस आप यूं ध्यान में रख लेना कि जो गैस और द्रव के बीच विलयन बन रहा है उसके लिए दिया था हेनरी का नियम। उसके लिए कौन से नियम पढ़ेंगे अपने? हेनरी का नियम। नेक्स्ट आपका जिसमें आपका द्रव और द्रव विलयन बन रहा हो यानी द्रव विलय और द्रव ही विलायक हो तो वहां पर हम बात करेंगे राउल्ट के नियम को, राउल्ट का नियम। और जब आपका ठोस द्रव होगा तो वहां पर हम बात करेंगे अनुसंख्यात्मक गुणधर्म के बारे में। अनुसंख्यात्मक गुणधर्म के बारे में। तो ये जो आपके टॉपिक्स है ना चैप्टर के अंदर ये वाले टॉपिक्स ही रहेगी, यूं समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इनके बारे में हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे भाई किसकी विलेयता कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है या विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम बात करेंगे कारकों के बारे में। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब जो आपका टॉपिक है जो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक है, तो एक चीज आपको याद रखना है, समान समान को घोलता है। जी बिल्कुल, मैंने क्या कहा आपको? समान समान को घोलता है। देखो अगर आपने ये लाइन समझ ली ना तो आपके लिए ये जो कारक वाला मैं टॉपिक बता रही हूँ ना वो बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है? देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं है कि जो विलय आप ले रहे हो वो आपका ध्रुवीय हो, वो आपका अध्रुवीय भी हो सकता है यानी नॉन पोलर भी हो सकता है। सीधी सी बात ये है कि देखो समान समान को घोलता है यानी जो आपका ध्रुवीय विलय है वो ध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होते हैं और जो आपका अध्रुवीय विलय है वो आपका अध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होते हैं। यानी मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, कंफ्यूज मत होना।
जो आपके ध्रुवीय विलय होंगे वो किसमें घुलनशील होंगे? ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील। लेकिन अगर अपनी बात करें अध्रुवीय विलय के बारे में, तो ये आपके अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये दोनों बात समझ ली ना, तो ये समान समान को बोलता है, यानी इसके कुछ कारक आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगे। चाहे हम गैसों की द्रवों में विलयता की बात करें, चाहे हम ठोसों की द्रवों में विलयता की बात करें। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो आपका ध्रुवीय विलय है वो ध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होते हैं, और जो आपका अध्रुवीय विलय है वो अध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि ध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुल जाए या अध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुल जाए। समझ आ रही है बात? आपको पता है ध्रुवीय यानी पोलर, जिसमें आपके अपनी बोल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं आपके पोलर बन जाते हैं। ठीक है, अध्रुवीय ध्रुवीय विलायक भी आपके पोलर होंगे, लेकिन अध्रुवीय कौन से होते हैं? जो आपके नॉन पोलर होते हैं, जिनमें आपके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनता। देखो, जैसे मैंने आपको कह दिया कि जो HCl है ना, HCl हमेशा H2O में घुलनशील होगा, परंतु बेंजीन में नहीं होता। यानी आप ये बोल सकते हो कि HCl क्या होता है? आयनों में टूट जाता है। ठीक है, और H2O भी क्या है? आपका आयनों में टूट जाता है। जो आयनिक विलय होंगे वो आयनिक विलायकों में ही विलयशील होंगे। लेकिन अगर HCl की बात करें, ये आपका आयनिक है, लेकिन बेंजीन तो आपका आयनिक विलायक नहीं है ना, तो HCl बेंजीन में नहीं घुलेगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चाहे वो आयनिक हो या ध्रुवीय, अपने बोल सकते हैं, ये हमेशा अपने समान विलायक में ही घुलनशील होते हैं, दूसरे वाले में नहीं होते। क्लियर बात? HCl के एग्जांपल जैसे आपको दे दिया, HCl H2O में ही विलयशील होगा, बेंजीन में विलयशील नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? अब अपने बात करते हैं ताप का प्रभाव। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। तो अगर हम बात करें ठोसों के अंदर, टॉपिक है हमारा ठोसों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर अपने ठोसों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं, तो पहला आपका आता है विलय ठोस एवं विलायक द्रव। अभी जो मैं कहानी आपको समझा के आई हूँ पीछे कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय ही आपके आपस में विलयित होंगे, और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में, वही चीज इसके अंदर है। यानी जो ठोस आपका ध्रुवीय होगा वही आपका ध्रुवीय विलायक में विलयशील होगा, लेकिन जो अध्रुवीय होगा वो आपके अध्रुवीय विलायक में विलयशील होगा। ये तो था आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। तो सेकंड जो है वो है ताप। ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है, समझना, इसको ध्यान से समझना। देखो, अगर हम ताप की बात करते हैं तो आपको पता है जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं ना, रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन के अंदर ताप का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। यानी कई रिएक्शन ऐसी होती है जो ऊष्माक्षेपी होती है, और कई रिएक्शन या कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो ऊष्माशोषी होती है। तो अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में क्या अंतर है। तो आपको जैसे कि पता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? जब हम कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं
तो अभिक्रिया के दौरान यदि अभिकारक से आप क्या बना रहे हो, उत्पाद बना रहे हो, अगर अभिकारक से उत्पाद बनाने के दौरान अभिक्रिया में बाहर से ऊर्जा ली जाती है तो वो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन अगर हम बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, तो अभिकारक से उत्पाद बनाने के दौरान अगर ऊर्जा बाहर निकाल दी जाती है तो वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि हमारी अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार की, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। अब अपने बात करते हैं कि जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है कि ठोसों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अगर ताप की बात करें तो ताप के कारण ठोसों की जो विलेयता होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कहा एक तो होती है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होती है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है। जब अभिक्रिया, यहाँ पर लिख देती हूँ, अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान यदि ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। और एक चीज और याद रखना कि इसमें जो आपके डेलेज का मान होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जो डेलेज का मान होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी मैं बोल सकती हूँ उसका मान हमेशा 0 से क्या होता है, ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में तो इसमें क्या होता है, अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान, लिख देती हूँ मैं, अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित कर दी जाती है। वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें जो डेलेज का मान होता है वो नेगेटिव होता है, यानी मैं ये बोल सकती हूँ उसका मान हमेशा 0 से कम होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी तो मैं ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ताकि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो वो चीज़ आपको समझ आएगी ना, इसलिए कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट आपने। अब ना इस चीज को समझने की कोशिश करना कि डेलेज का मान पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आता है। ठीक है, देखो जब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी एक्सपोजर कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल समझो कि मैं रिएक्शन करवा रही हूँ KCl। ठीक है, KCl जो है इससे मैं क्या बना रही हूँ, सॉरी मैंने ले लिया K प्लस और Cl माइनस, और इससे मैं क्या बनाना चाह रही हूँ KCl। ठीक है, अब देखो इसके अंदर KCl की अगर बात करें एग्जाम्पल के रूप में समझना कि जैसे मान लो कि इसकी जो ऊर्जा है ना वो है आपकी 90 किलो कैलोरी। अब ये जो मैं आंकड़े बता रही हूँ ना ये कंफर्म नहीं है, तो आपको जस्ट समझाने के लिए है, बस समझना आप इस चीज को कि मान लो कि इसकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, 90 किलो कैलोरी। लेकिन अगर आपको KCl बनाना है तो इसकी ऊर्जा है आपकी 95 किलो कैलोरी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास जो अभिकारक है
उसके अंदर ऊर्जा का मान है कम, लेकिन जो आपके पास उत्पाद है उसकी ऊर्जा का मान क्या है, ज्यादा। यानी अभिकारकों को अगर आपको उत्पाद में परिवर्तित करना है तो 90 तो इसके पास है, 90 तो ये खुद से लगा देगा, लेकिन 5 किलो कैलोरी से क्या चाहिए, बाहर से चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? ये आपके पास अभिकारक है, या आपके पास उत्पाद है। अभिकारक की खुद की एक ऊर्जा होती है, अब इसके पास जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा तो ये लगा देगा उत्पाद बनाने में, लेकिन यहाँ पे जो आपको उत्पाद बन रहा है ना उसकी ऊर्जा क्या है, 95 किलो कैलोरी, यानी इसकी ऊर्जा की तुलना में ज्यादा। अब अगर इसकी ऊर्जा का मान ज्यादा है तो यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि इसे 5 किलो कैलोरी क्या चाहिए, बाहर से चाहिए इस अभिकारक को, तभी आपका उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है, अन्यथा उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टाइम जब आपकी अभिक्रिया संपन्न होने के लिए बाहर से ऊर्जा को ग्रहण करती है तो वो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, जैसा कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन में समझाया। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ना उसमें डेल्टा एच का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी मैं बोल सकती हूँ डेल्टा एच का मान हमेशा क्या होता है, 0 से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जब अपने डेल्टा एच का मान ज्ञात करते हैं ना, जो अपने एंथैल्पी का मान ज्ञात कर रहे हैं, एंथैल्पी का जो मान होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, उत्पादों की ऊर्जा या एनर्जी माइनस में अभिकारकों की एनर्जी, अभिकारकों की एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आपके पास उत्पादों की ऊर्जा कितनी दे रखी है, 95, और अभिकारकों कितनी दे रखी है, 90। तो ऑब्वियस सी बात है जो अब आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? यानी ये एक प्रकार की क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा की तुलना में होता है कम, जिस कारण से अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए बाहर से ऊर्जा ग्रहण करना पड़ता है, और बाहर से ऊर्जा ग्रहण करेंगे तभी आपका अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो सकता है, और डेल्टा एच का मान हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी 0 से अधिक आता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मेरी बात समझो, एक चीज, एक मेरा क्वेश्चन जो है आप समझना, जैसे अब इस कंडीशन में अगर अपने बात करें कि आपके पास क्या है, विलायक है, अब उस विलायक के अंदर आप ठोस को विलेय कर रहे हो यानी घोल रहे हो, अब उस टाइम अगर आप वो रिएक्शन करवाना चाहते हो, अगर वो आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई, तो अगर आप बाहर से ताप दोगे तो आपकी अभिक्रिया, यानी मैं ये बोल सकती हूँ विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, थोड़ा सा आप सोचना। चलो मैं आंसर देती हूँ, आप लोग कमेंट करो, कमेंट करके बताओ मुझे, मैं ही आंसर देती हूँ। देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर अभी मैंने कहा कि बाहर से अगर हम ऊर्जा देते हैं या ताप देते हैं तो उत्पाद बनेंगे, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अगर आप बाहर से ताप दोगे तो वहाँ पर उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि उत्पाद तभी बनेंगे जब इसे बाहर से ऊर्जा के रूप में ऊष्मा या ताप ग्रहण हो। क्लियर बात? देखो मैं ना कंपेयर करके समझाती हूँ आपको, ठीक है, ज़्यादा समझ आएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, अब देखो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में बात करें तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन समझाया है, जिसमें जब आपके अभिकारक अगर उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं विद एग्जाम्पल समझा देती हूँ कि मैंने ले लिया Na+ और OH-। जब इनके बीच रिएक्शन करवाती हूँ तो क्या बन जाएगा आपका NaOH। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लो इसके जो वैल्यू है वो कितनी है, 95 किलो कैलोरी। ये आंकड़े जो है ना ये मैं खुद से आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, तो आप ये मत समझना है कि ये इसका फिक्स मान है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसको बनने में कितना लग रही है, इसकी ऊर्जा कितनी है, 90 किलो कैलोरी। ठीक है, अब देखो आप देख रहे हो कि जो आपके पास अभिकारक है उसकी ऊर्जा का मान है ज्यादा, लेकिन जो आपके पास उत्पाद बन रहे हैं उसकी ऊर्जा का मान है कम। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि इस कंडीशन में मुझे बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि जितनी ऊर्जा उत्पाद को बनने के लिए चाहिए उतनी ऊर्जा आपके अभिकारक के पास पहले से ही है, बल्कि एक्स्ट्रा है। जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा तो ये लगा देगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा बच जाएगा यानी जो 5 किलो कैलोरी आपका एक्स्ट्रा बच रहा है उसको ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और यही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में होता है। जब अभिकारकों की ऊर्जा का मान उत्पादों की ऊर्जा से ज्यादा हो तो उस टाइम अभिक्रिया संपन्न होने के दौरान अभिकारक यानी अभिक्रिया में जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है वो क्या होती है, बाहर निकाल दी जाती है। वो आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में होती है। अब इसमें मैंने आपको कहा था कि जो डेल एच का मान होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी मैं बोल सकती हूँ डेल एच का मान क्या होता है, 0 से कम होता है। ऑब्वियस ही बात है कम होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि डेल एच को हम कैसे ज्ञात करते हैं, उत्पादों की ऊर्जा माइनस अभिकारकों की ऊर्जा। अब आपके पास उत्पादों की ऊर्जा कितनी है, 90, अभिकारकों की ऊर्जा कितनी है, 95, यानी डेल एच का मान आप फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, -5। आ गया माइनस का आंसर। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती है। अब सुनना, अब देखो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। अब अगर आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं में अभिकारक से उत्पाद बनाना है और अगर आप बाहर से ताप देते हो या ऊष्मा ऊर्जा कुछ भी देते हो, ताप के रूप में ऊर्जा देते हो, कुछ भी देते हो, अगर आप बाहर से ताप देते हो तो उस टाइम जो आपके अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया है वो कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ये ऊर्जा को बाहर निकाल के उत्पाद बना रहा है, ताप बाहर निकाल के, यूँ समझो ताप बाहर निकाल के उत्पाद बना रहा है। और अगर आप बाहर से ताप दोगे तो उत्पाद तो कम बनेंगे ना। समझ आ रही चीज। सेम यही बात आपके पीछे ऊष्माशोषी अभिक्रिया में है। उसमें आप ताप का मान बढ़ाओगे तो जो आपके उत्पाद है वो ज्यादा बनेंगे, क्योंकि उसे बाहर से ताप की जरूरत है। लेकिन ये ताप को करता है बाहर, यानी ये ताप को बाहर निकाल देता है या ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। और अगर आप बाहर से इसमें ताप देने की कोशिश करोगे तो इसमें उत्पाद कम बनेंगे। ये सारा तो मैंने आपको बेसिक इसलिए समझाया क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं क्लियर, ठीक है, ज़्यादा बच्चों को नहीं क्लियर, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता होता है, तो मैंने आपको क्लियर कर बता दिया। लेकिन अगर आपका सीधे पूछ लिया जाए कि ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है तो आपको सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है। कौन कौन सी लाइनें याद रखनी है, ध्यान से सुनना। आप लोग जब मैं क्या कहते हैं वीडियो आप देखो ना केमिस्ट्री के, तो कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में, ताकि कुछ भी हो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लो या फिर कुछ भी लिख लो, आपके नोट्स बनने चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर अपने बात करें ताप के प्रभाव के बारे में कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में, तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में क्या होता है कि जब तापमान बढ़ाया जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में तो उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर उत्पाद कम से कम बनते हैं। क्यों बनते हैं, ये सारा रीजन मैंने अभी आपको क्लियर किया है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब अपने बात करेंगे कि जो आपके ठोस होते हैं, ठीक है, ये तो अपना ये अपना ठोस वाला टॉपिक था। अब अपने बात करेंगे गैस के बारे में, ठीक है, कि जो गैस होता है उसके द्रवों में विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो पहला पॉइंट है ना वही विलेय और विलायक की प्रकृति के बारे में, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो इसमें जो आपका पहला टॉपिक है ना वो विलेय की प्रकृति, सेकंड आपका विलायकों की प्रकृति, थर्ड है आपका ताप और फोर्थ आपका दाब, ठीक है। तो देखो अगर
अपने विलय की प्रकृति की बात करें तो अगर अपने विलय की प्रकृति की बात करें तो विलय की प्रकृति के अंदर वही चीज है, चाहे अपने विलय की बात करें चाहे अपने विलायक की बात करें, तो एक ही चीज याद रखना आपको, समान समान को खोलता है। यानी अगर आपका विलय ध्रुवीय है तो वो आपका विलायक ध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होगा, और अगर अध्रुवीय विलय है तो अध्रुवीय विलायकों में ही विलयशील होगा। क्लियर बात, ठीक है। तो ये तो आपके वही बन जाएंगे। एक चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो याद रख लेना कि जो ऑक्सीजन की जल में घुलनशीलता होती है वो अत्यंत कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन की रक्त में घुलनशीलता काफी उच्च होती है। क्यों होती है? तो इसका रीजन ये है कि हमारे रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, तो ये तो थी नॉर्मल बातें कि विलय की प्रकृति हो चाहे विलायक की प्रकृति हो, ध्रुवीय ध्रुवीय अध्रुवीय अध्रुवीय, बस ये आपको याद रखना। ठीक है, अब अपने बात करते हैं ताप के बारे में। अब समझना कि अगर अपने गैस को विलायकों में घोल रहे हैं यानी द्रव में घोल रहे हैं तो ताप को उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जैसे मान लो कि आपने प्रैक्टिकल समझना कि आपने एक क्या ले लिया, बाउल ले लिया, ठीक है, या फिर आपने कोई भी पात्र ले लिया और उस पात्र को आपने पानी से भर दिया और उसको आपने गैस पे चढ़ा दिया गर्म करने के लिए। आप देखते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे जल जो है वो आपका क्या होता जा रहा है, वाष्पित होता जा रहा है, यानी जो जल के कण है वो वाष्प के रूप में उड़ रहे हैं। यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि उस पात्र में जो आपने जल लिया है उस जल के अंदर जो गैस के अणु घुले हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकलने का काम कर रहे हैं, ना कि घुलने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही होते हैं ना, जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे गैस के रूप में आपके जो द्रव की बूंदें होती है वाष्पित होने लग जाती है। यानी सीधी सी बात ये है, तापमान बढ़ाने पर गैस के जो अणु होते हैं वो विलायकों से या द्रवों से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सीधी सी बात ये, तापमान बढ़ाने पर द्रवों में गैस की घुलनशीलता में कमी आती है, ठीक है। ये आप प्रैक्टिकली भी देखती हो, जब भी हम पानी गर्म करते हैं तो वाष्पित होकर बाहर निकल जाता है, गैस के जितने भी अणु है तापमान बढ़ाने पर बाहर निकलेगा, और अगर तापमान कम होता है तो उस टाइम गैस के अणु घुलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दाब पर। दाब का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो आपने देखा होगा जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या पाया जाता है, जैसे हम उसके ढक्कन को खोलते हैं तो एकदम से झाग बाहर निकल आता है। क्या रीजन है उसके अंदर? रीजन ये है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है, CO2 की मात्रा घुली हुई होती है। ठीक है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुली होती है, जिस कारण से ढक्कन को खोलती वो बाहर निकल आता है। अब ये जो CO2 की मात्रा है वो आपके द्रव में कैसे मिलाया जाता है, तो वो है उच्च दाब पर। यानी दाब बढ़ाकर किसी भी द्रव के अंदर गैस की मात्रा क्या की जाती है, मिलाई जाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है, दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलयता बढ़ती है। ठीक है, इसी पर हेनरी का नियम भी है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। तो अभी तक जितने भी टॉपिक्स जो मैंने आपको करवाए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आज यहीं तक रहेगी हमारी क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।